गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने जाना कि क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, और आज हम जानेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्षेत्रवाद को किस प्रकार प्रभावित करती है। कि भारत में क्षेत्रवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता भी है और वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित होता भी है, माने दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में क्षेत्रवाद पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रभाव है उसको जब हम देखते हैं तो इसमें फर्स्ट आ जाता है भाषाई संगठन क्षेत्रवाद के विकास हेतु प्रेरणा। कि जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारतीय संघ का जो गठन है भाषाई आधार पर किया गया है, और ये गठन अपने आप में दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राज्यों के लिए एक भाषाई राज्य होना, वो भी भारत जैसे देश में, लगभग असंभव है। भारत में 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार 1651 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो ऐसे में राज्यों में क्षेत्रवाद को प्रेरणा मिलनी स्वाभाविक है, क्योंकि कई राज्य हमारे ऐसे हैं जहां 2 भाषाएं बोली जाती हैं, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 2 से अधिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो जिन भाषाओं के आधार पर कुछ क्षेत्रों का गठन राज्य के रूप में नहीं किया गया, तो उन क्षेत्रों के लोग अपने भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग अवश्य करेंगे। और भारत के दोषपूर्ण भाषाई संगठन के कारण ही कई राज्यों के लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर पृथक राज्य की, अलग राज्य की मांग की है। सेकंड है, एकात्मकवादी प्रवृत्तियां क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देती हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संविधान के द्वारा जो स्थापित की गई है वो एक तरह से अर्ध संघात्मक है। तो ऐसे में वो इस तरह की संघात्मक व्यवस्था है कि कई बार उसका जो स्वरूप है, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उसको एकात्मक स्वरूप भी प्रदान करते हैं, और बहुत सारे ऐसे संविधान में भी प्रावधान हैं कि कलम के एक झटके से जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसको एकात्मक में परिवर्तित किया जा सकता है। और जबकि जो संघात्मक शासन प्रणाली का सैद्धांतिक रूप है, जैसे जो अमेरिका में जहाँ ये संघात्मक शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। जबकि हमारे जो भारतीय संविधान में है कुछ व्यवस्थाएं, वो अन्य देशों की संघात्मक शासन प्रणाली में नहीं मिलती। जैसे राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई हैं, उनके वित्तीय साधन भी बहुत सीमित हैं, और कई परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्यों के शासन को अपने हाथ में ले सकती है। इसमें अनुच्छेद 352 भी आ जाएगा, अनुच्छेद 356 भी आ जाएगा, और अनुच्छेद 360 भी। और राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा भी सकता है। और राज्यपाल का क्या कार्य है? हर 15 दिन में राज्य की स्थिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना। तो ऐसी जो एकात्मक प्रवृत्तियां हैं कई राज्यों में, वो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। और इसके साथ कई राज्यों के जो लोग हैं उनके दिल में ये केंद्रवाद के विरुद्ध, माने जो केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, इसके विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। और ऐसे आक्रोश ने ही क्षेत्रवाद की भावना को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट है इसमें केंद्रवाद और क्षेत्रवाद। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही मार्च 1977 तक, 1977 तक, मार्च 1977 तक। और ये जो मार्च 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार थी, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और जनवरी 1980 तक ही रही। और जनवरी 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हो गए। तो ऐसे में जनवरी 1980 में कांग्रेस फिर वापसी कर गई सत्ता में, और 1989 तक फिर लगातार केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार रही।
तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि केंद्र में ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। गैर कांग्रेसी सरकारों ने जो केंद्र सरकार का जो संचालन है वो हम 2014 से पहले तक का आकलन करते हैं तो उनका कार्यकाल बहुत कम रहा है। और संविधान निर्माताओं ने पहले से ही केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां दे रखी थी। जैसे हम देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें संघ सूची में पहले से ही विषय अधिक है। और दूसरी ओर जो केंद्र की कांग्रेस सरकार थी इसने ऐसे ऐसे कदम उठाए कि जो केंद्र सरकार थी वो और ज़्यादा शक्तिशाली होती गई, राजनीतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। तो ये जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ रही थी, इस केंद्रवाद के विरुद्ध गैर कांग्रेसी राज्यों में खास तौर से प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। और इस प्रतिक्रिया ने ही क्षेत्रवाद की भावना और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास को जन्म दिया। इसी आक्रोश के कारण ही लोगों को लगने लगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं वो उनका विकास नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दल उभर कर सामने आए। और इसके अलावा जो कांग्रेस सरकार की नीतियां थी उन्होंने क्षेत्रीय असंतुलन को भी जन्म दिया। कई क्षेत्र हर पक्ष से विकसित हो गए। कृषि के क्षेत्र में वो विकसित थे ही, उद्योग प्रधान भी वही क्षेत्र बन गए। बाकी भी जो अन्य सुविधाएं थी, शिक्षा है और जितनी भी सुविधाएं जीवन से संबंधित हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित होती गई। और कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए जिनको नवीन संस्कृति का, नई संस्कृति के विकास का उजाला भी नसीब नहीं हुआ, जैसे उड़ीसा है और भी कई स्टेट्स हैं। तो ऐसी स्थिति ने कुछ क्षेत्रों के लोगों में बहुत अधिक आक्रोश पैदा किया और कई स्थानों पर उस आक्रोश ने राजनीतिक आंदोलनों का रूप भी धारण किया। मतलब जो कांग्रेस सरकार की केंद्रवादी नीतियां थी वो भी क्षेत्रवाद के विकास के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार रही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संचालन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। चाहे वो नए राज्यों की मांग हो, चाहे भारत संघ से अलग होने की प्रवृत्ति का विकास हो, केंद्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया की बात हो, या राज्यों के लिए अत्यधिक शक्तियों की मांग, या फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बढ़ रही संख्या, ये सारे तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्षेत्रवाद से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। और इसके साथ ही साथ क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी। माने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के जो कार्य थे वो भी ऐसे ही थे कि वो क्षेत्रवाद की भावना को उकसाते चले गए। तो इस प्रकार जो क्षेत्रवाद और भारतीय राजनीति है इनमें परस्पर संबंध भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। आरक्षण की राजनीति पर आप पहले से ही असाइनमेंट जमा करा चुके हो और वो क्लास में भी कराया जा चुका है। और इसके साथ ही कल से फिर हम रिवीजन शुरू करेंगे। धन्यवाद।